नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है फ्रांस की क्रांति, जो 1789 से स्टार्ट होकर 1799 तक लगभग चली। आइए उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। जो कि सबसे पहले आपको पता भी है कि यूरोप में पुरातन व्यवस्था थी। यूरोप क्या, पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही पुरातन व्यवस्था थी, जिसके कारण निरंकुश राजतंत्र अपनी उग्र उग्र तो नहीं कह सकते, चरम पर था। जिससे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो कुशल हो या ना हो। इसकी वजह से कुलीन और सामंत वर्ग बहुत बढ़ गए थे। और कुलीन और सामंत वर्ग होंगे तो अपने आप ही एक दूसरी व्यवस्था पनपने लगेगी, जो कि थी चर्च व्यवस्था। चर्च व्यवस्था अब कुलीन और सामंतों का एक प्रकार से काम करने लग गई थी, राजा के तरीके से काम करने लग गई थी। जिसकी वजह से विशेषाधिकार और अधिकार विहीन वर्ग के बीच में एक दरार सी आ गई थी कि विशेषाधिकार एक को मिलेंगे, दूसरे को अधिकार ही नहीं मिलेंगे। ऐसे दो वर्ग बन गए थे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होने लगी थी। और जबकि अर्थव्यवस्था भी कृषि उत्पादन पर बेस थी। इससे कहा जाए तो अकुशल वित्तीय संस्था थी वहाँ पे। मतलब इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था जिसके कारण उनकी व्यवस्था सरवाइव कर सके। अब आइए उनके कारणों पर चलते हैं, जो कि सबसे पहले है राजनीतिक दशा। अब राजनीतिक दिशा में तो निरंकुश राजतंत्र था, जो कि कुछ वो कुशल तो था नहीं, तभी तो निरंकुश कहा गया कि मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे कुशल हो चाहे ना हो। तो सबसे पहले एक योग्य शासक ही थे, जो कि थे लुई 14। उनका 1643 से लेकर 1715 तक चला। 1715 तक मर ही गए थे वो। फिर आए निरंकुश राजतंत्र की पूरी पूरी व्याख्या करने वाले लुई 15 और लुई 16। इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया दैवीय सिद्धांत को, और कहा कि राजा की जो इच्छा होगी ना वही करेंगे, वही कानून है। इससे राजनीतिक दशा आप भी समझ सकते हैं कि बहुत बुरी हालत में थी, जिसमें निरंकुश राजतंत्र पूरे चरम पर था। अब आते हैं सामाजिक दशा क्या थी। सामाजिक दशा में तो पहले कहा जाए तो तीन स्टेट बोले गए थे वहाँ पे। सबसे पहले थे पादरी, जो कि शोषक वर्ग था। दूसरे थे सामंत या कुलीन वर्ग, वो भी शोषक थे। पर तीसरा तीसरा स्टेट जो बोला गया वो है जनसाधारण, जो शोषित होता था। मतलब सारे सारे के सारे टैक्स देना, सब कुछ वो करना, जिसमें किसान, मजदूर, मध्य वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न था, वो सारे के सारे सामान वगैरह सब कुछ का कर्ज, या कहा जाए कि टैक्स वगैरह सब कुछ इन सामंतों को और पादरियों को देता था। पादरी भी दो प्रकार के थे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पादरियों में भी दो प्रकार के थे, उच्च और निम्न। उच्च वाले थे वो तो किसानों से कर लेते थे। दूसरे थे निम्न वाले, इनकी स्थिति जनसाधारण जैसी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब अलग से कुछ हो, पर ये भी टैक्स लेते थे। और सामंत का तो आपको पता है, विभिन्न कर लगाते थे, विभिन्न पदों पर नियुक्त होते थे, कर मुक्त रहते थे। अब सारा का सारा बोझ एकमात्र सिर्फ जनसाधारण पर पड़ गया। उससे उनके मन में आक्रोश भी हुआ कि है ना, सारी चीज़ हम पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ कुछ भी सहूलियत नहीं दी जाती। तो ये था इनका स्टेटों का। अब आते हैं तीसरा, आर्थिक दशा पर, जो कि कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी। एकमात्र करदाता जो बचा खुचा भी था वो थर्ड स्टेट था। सारा का सारा कर्ज वो ही देता था। तो कर्ज तो क्या कहें, कर देता था सारा का सारा, वो उनके ऊपर जाता था। पादरी ले लो चाहे सामंत वर्ग जाओ। अब इनमें सबसे बड़ी भूमिका आई बौद्धिकों और चिंतकों की, जिससे सब कुछ बदला। बौद्धिकों और दार्शनिकों ने दो पक्षों में बांटा गया, जो कि थे सबसे पहले थे दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न किया, एक साइड ये लगा लीजिए, और एक साइड ये लगाइए कि दार्शनिकों की क्रांति में कोई भूमिका नहीं थी। अब सबसे पहले देखते हैं दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न किया। कैसे किया, मतलब रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति ना होती, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रूसो की ये अवधारणा थी। अब आते हैं दार्शनिकों की क्रांति में क्या भूमिका नहीं थी। फ्रांस की तत्कालीन स्थिति, राजनीतिक स्थिति भी ऐसी थी, आर्थिक स्थिति भी थी, सामाजिक स्थिति भी ऐसी ही थी कि क्रांति होना सीधी सीधी सी बात ही थी। यदि रूसो पालने में भी मर गया होता तभी भी क्रांति नहीं होती, क्रांति होती ही। उससे रूसो को कुछ वो नहीं था, ये सबके थे। इसका मूल कारण था कि स्थितियाँ थी
इन्हें बताने में दार्शनिकों की अहम भूमिका थी, अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, पर थी तो। अब हम अगले चरण पे आते हैं, जो कि थी प्रक्रिया या फ्रांस की क्रांति के चरण, जो कि 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो सबसे पहले थे संवैधानिक राजतंत्र का चरण, जो 1789 से लेकर 98 तक चला। इसमें मतलब तकरीबन सभी के सभी ही आ गए थे। दूसरा था उग्र गणतंत्रवाद का चरण, जो कि 1792 से लेकर 1795 तक चला। और तीसरा था उदार गणतंत्रवाद का चरण, 1795 से लेकर 1799 तक। और चौथा आया नेपोलियन की तानाशाही का चरण, जो कि 1799 से लेकर 1815 तक चला। अब संवैधानिक राजतंत्र में तो आप जानते हैं सीधा सीधा सी लिखी हुई है कि राजा का तो तंत्र रहेगा ही, पर उसमें संविधान की एक अलग से मुख्य परिभाषा टाइप में आ गई कि संविधान बनाया गया जिससे मतलब अधिकार विहीन समाज को भी थोड़े थोड़े अधिकार दिए गए, जिसके कारण कहा जाए मध्य वर्ग भी पनपा। मतलब सही हो गया। अब इतनी तो नहीं थी, अधिकार नहीं मिले थे, क्योंकि उसमें भी स्टार्टिंग में उन्होंने भी दिक्कत दी। मध्य वर्ग में भी 2 पार्ट हो गए कि जो कर देगा उसको मत देने का अधिकार है, जो कर नहीं देगा उसको मत देने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से बीच में बाधाएं भी बनी। मध्य वर्ग भी अब देखा जाए तो एक पादरियों वर्ग जैसा काम करने लगा है, पादरी और सामंत वर्ग जैसा। अब आया उग्र गणतंत्रवाद का। इसमें तो उग्र से अपने आप ही समझ जाइए कि मतलब सब कुछ हम लेके ही रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तीसरा आया उदार गणतंत्रवाद का चरण, जिसमें व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई, जिससे मतलब मतदान के लिए नागरिक, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक 2 हिस्सों में बांटा गया। जो सक्रिय नागरिक वो थे जो आयकर देते थे, निष्क्रिय वो थे जो आयकर नहीं देते थे। बस इससे मतलब सब कुछ इनका निपटता गया। अब आते हैं सबसे आखिर में नेपोलियन, जिससे मतलब सब कुछ बदल ही गया। अब देखा जाए तो नेपोलियन का उदय एक क्रांति का शिशु के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि क्रांतिकालीन परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था वो। क्योंकि अव्यवस्था और डायरेक्टरी का शासन चल रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत चरम पर थी, जिससे क्रांति ने कुलीनता पर चोट की और योग्यता पर बल तो दिया ही। अतः नेपोलियन को आगे बढ़ने का मौका भी मिल गया। अब आते हैं नेपोलियन के कार्यों पर। नेपोलियन ने सारी की सारी, जैसे कि हमारे विधायिका, कार्यपालिका, इन सब को हटाकर एक अपने आप में एक सत्ता बनाई जो केंद्रीयकृत थी। सारी की सारी चीज़ें अपनी तरफ कर ली केंद्रीयकृत रूप में। क्या यानी कि मतलब सारी की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली, जिससे सब कुछ बदल तो गया। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधारों के तहत केंद्रीयकरण पर बल दे दिया, जिसके क्रम में स्थानीय स्तर जैसे नगर, कम्यून के मेयर केंद्र से नियुक्त किए जाने लग गए। इस बिंदु पर भी नेपोलियन को क्रांति का हंता कहने लगा। हंता यानी कि हत्यारा ठहराया जाने लगा। अब आते हैं नेपोलियन के आर्थिक सुधारों के तहत मतलब ऐसे क्या कर दिया कि मतलब सब कुछ बदल गया। उसने सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर दी, जिससे बचत पर बल दिया गया, सट्टेबाजी पर रोक लगा दी, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर दिया, परिवहन क्षेत्र को सुधार करने के हेतु मतलब ऐसे ऐसे काम किए, जैसे कि नगर में सड़कें बना दी, पक्की सड़कें, नहरों का निर्माण करवा दिया। कृषि सुधार पर बल देते हुए बंजर भूमि को कृषि योग्य बना दिया उसने। इन कार्यों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान होने लगा, तो वो समझने लगे कि है ना, नेपोलियन सबसे बढ़िया है, इसलिए सब उसकी प्रशंसा भी करने लग गए। नेपोलियन ने इन आर्थिक सुधारों के तहत राज्य के नियंत्रण में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी लागू कर दिया। इसी क्रम में उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, तो साथ ही अप्रत्यक्ष कर वसूल पर भी बल दिया गया, जबकि क्रांति में प्रत्यक्ष कर वसूली एवं मुक्त व्यापार पर बल दिया जाता था। इस दृष्टि से नेपोलियन क्रांति का हत्यारा कहलाता है। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए एक समान पाठ्यक्रम लागू किया। उसने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू की, जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर तीनों के तीनों स्तरों पर लागू की गई। इस क्रम में उसने अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया, किंतु नारी शिक्षा में उसकी कोई इच्छा नहीं थी तथा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध था। इस दृष्टि से यहाँ नेपोलियन क्रांति के आदर्शों का विरोधी भी दिखाई पड़ता है। नेपोलियन ने कानून निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। उसने विधि संहिता का निर्माण किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाने लगा।
इसके तहत नेपोलियन ने फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित भिन्न भिन्न कानूनों को समाप्त कर एक समान कानून प्रणाली बना दी और कानून की स्पष्ट व्याख्या की। उसने दीवानी और फौजदारी कानूनों को परिभाषित किया। इसी क्रम में नागरिक विवाह एवं तलाक को मान्यता देते हुए धार्मिक तत्वों की भूमिका को भी कम करने का प्रयास किया। उसने पारिवारिक अनुशासन पर बल दिया और परिवार के मुखिया को यह अधिकार दिया कि वह संपत्ति किसी को भी दे सकता है। इसी तरह उसने हर एक कर्ज एवं भूमि से संबंधित कानून बहुत सारे बना दिए। नेपोलियन की यह विधि संहिता फ्रांस के कानूनों का आज भी आधार बनी हुई है। वस्तुतः यह नेपोलियन के कीर्ति या प्रसिद्धि का स्थायी आधार है। अधिकांश यूरोपीय देश ने अपने कानून में इन्हें शामिल किया हुआ है, इसलिए नेपोलियन को आधुनिक जस्टिनियन भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि नेपोलियन के सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए थे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी की, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर कर राजनीतिक दृष्टि से अधीन करना था। महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने के उत्तरदायी कारक क्या थे? सबसे पहला माना जाए तो नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में यूरोप के अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु इंग्लैंड को वह संघर्ष में पराजित नहीं कर सका। इसलिए वो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करना चाह रहा था, और जो कि उसने लागू की भी। अब आते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था के सफलता के कारण। सबसे पहला कारण था इंग्लैंड का अन्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापार को सीमित करने का प्रयास किया, किंतु इन यूरोपीय देशों की ज़रूरतों को पूरा करने में फ्रांस की उत्पादन प्रणाली सक्षम नहीं थी। अतः यूरोपियों के अनेक देश के अंदर नेपोलियन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लग गया। फ्रांस की नौसेना सक्षम नहीं थी, अतः वह इंग्लैंड के विस्तृत समुद्री व्यापार को नियंत्रित नहीं कर पाया। दरअसल यूरोपीय देशों द्वारा किए जा रहे चोरी छिपे व्यापार को रोकने में फ्रांस विफल रहा। अब आते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम पर। महाद्वीपीय व्यवस्था से फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय राज्यों में अन्य आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई। फलतः नेपोलियन का विरोध बढ़ गया। इस व्यवस्था को लागू करने के क्रम में यूरोपीय राज्यों के साथ नेपोलियन का संघर्ष हुआ। इसी क्रम में उसे स्पेन के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझना पड़ा, जहां उसकी पराजय हुई, तो साथ ही रूस का अभियान भी करना पड़ा, जो विफल रहा। अंततः इन अभियानों की विफलता ने नेपोलियन को साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आते हैं स्पेन के साथ संघर्ष, जो कि स्पेन एक नासूर बन गया था उसके लिए। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने उसे अनेक युद्धों में उलझा दिया था। यहीं उसके पतन की शुरुआत होने लग गई थी। वस्तुतः 1808 ईस्वी में उसने पुर्तगाल को पराजित किया, और क्योंकि पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था और महाद्वीपीय व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए पुर्तगाल के समुद्री तट पर अधिकार करना भी जरूरी था, अतः पुर्तगाल के विरुद्ध नेपोलियन ने सैन्य अभियान कर उसे नियंत्रित कर लिया। इसी क्रम में नेपोलियन की सेना को स्पेन में घुसने का मौका मिल गया, जहां नेपोलियन ने स्पेन के शासक को हटाकर अपने भाई जोसेफ को शासक बनाया। इससे स्पेन की जनता अपमानित हो गई और उसकी राष्ट्रवादी भावना उग्र हो गई। उनकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीयता का शत्रु बन गया। अतः स्पेन वासियों ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से संघर्ष करते हुए फ्रांस की सेना को पराजित कर दिया और जोसेफ को भागना पड़ा। नेपोलियन ने पुनः हस्तक्षेप कर विद्रोह को दबाया, किंतु उसके जाते ही फिर से स्पेन वासियों ने फ्रांसीसी सेना को पुनः पराजित किया। अब नेपोलियन स्पेन और पुर्तगाल दोनों जगह असफल होने लग गया था। इसी क्रम में जब स्पेन की सेना ने जब फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया, तो फ्रांस के नियंत्रण से मुक्ति पाई गई, तो नेपोलियन की अपराज्यता की अवधारणा वो खंडित हो गई। ऐसे में अन्य यूरोपीय राष्ट्र स्पेन की सफलता को देख नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट होकर उसे पराजित करने लग गए, और जो कि पराजित हो भी गया। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि स्पेन के नासूर ने मेरा पतन कर दिया। अब आते हैं फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई और संवैधानिक शासन स्थापित हुआ। फ्रांस में क्रांति के दौरान मानवाधिकारों की घोषणा हुई और जनता अपने अधिकारों से परिचित हुई। फलतः मानवाधिकारों की अवधारणा यूरोप में लोकप्रिय हुई। क्रांति ने फ्रांस में सबसे पहली बार
एक लिखित संविधान प्रदान किया जिसके तहत शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। फलतः यूरोप में इन अवधारणाओं का प्रसार किया गया। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी विचारों को भी लोकप्रिय बनाया। वस्तुतः फ्रांस की जनता आर्थिक सामाजिक समानता की चाहत रखती थी। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना को पैदा किया और यूरोप में इसका प्रसार भी किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को भी प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे सभी के आदर्श बन गए। इतना ही नहीं, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को जगाने में इसकी बड़ी भूमिका थी। इसी क्रम में इटली व जर्मनी का एकीकरण भी सामने आया, तो साथ ही तुर्की साम्राज्य के अधीन रहने वाली ईसाई जनसंख्या भी स्वतंत्रता की मांग करने लग गई। इन्हीं संदर्भों में कहा गया कि फ्रांस की क्रांति यूरोप की क्रांति है। तो ठीक है भाइयों, बस इतना ही। अगर ठीक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।